श्रीनगर के अक्सर मकामात पर दफा 144 नाफिज है, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। दुकानें और तिजारती मराकज अभी भी बंद है। स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी बराए नाम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों की नकल हमल देखी जा रही है। मौसराती निजाम अभी भी ठप है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में होने वाले मुजवजा इन्वेस्टर समिट को मौखर कर दिया गया है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में आज किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? मुनज़्ज़ा, आज चूंकि जुमा है, जुमा के रोज़ अंदेशा ये रहता है कि किसी तरह से कोई एहतजाज या कोई किसी तरह का तशद्दुद ना भड़क उठे। ऐसी सूरत हाल में जो डाउनटाउन है वहाँ पे बंदिशें फिर से आयद की गई हैं आज। और जुमा की जो नमाज है वो मुसलसल जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है, नोहाटा मरकज़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है तारीख़ी, वहाँ पे नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है पिछले जितना ही अरसा गुजरा 47 दिन का। तो आज भी वही इम्कानात है कि वहाँ नमाज की अदायगी नहीं होगी। बाकी मसाजिद में जो मकामी तौर पे नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक और चीज़ आज हमें जो नज़र में आई वो ये है कि जुमा चूँकि है तो लोगों को ये अंदेशे रहते हैं कि कुछ हालात में कुछ ख़राबी हो सकती है। तो जो ट्रैफिक है, जिसे जो निजी गाड़ियां हैं जो सड़कों पे अच्छी खासी तादाद में चलती थी, वो भी आज उनकी तादाद भी सड़कों पे ज़्यादा नहीं है। दुकानें मुसलसल जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पे बंद हैं। हालांकि हमने एक दिन पहले ही रिपोर्ट किया था कि सुबह के औकात में कई मकामात पर कुछ दुकानें खुलती हैं जहां से ज़रूरी सामान वगैरह और दीगर चीज़ें भी वो बेची और ख़रीदी जाती हैं। लेकिन आज जुमा के दिन हमने लाल चौक में भी देखा, आज लाल चौक में दुकानें पूरी तरह बंद थी। जो पिछले दिनों के हालात होते थे वो बिल्कुल नहीं है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल शबीर, और आज जो है गुलाम नबी आज़ाद भी कश्मीर दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी क्या मजीद एयरपोर्ट के रास्ते में ऐसा कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हो? देखिए मुनज़्ज़ा, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद के दौरे का ताल्लुक है तो वो साफ़ है। जिस तरह पहले भी येचूरी आए थे यहाँ पे CPIM के, उनका दौरा जिस तरह का था उसी तरह का दौरे की इजाज़त गुलाम नबी आज़ाद को भी दी गई है। हमें जो इतलात हैं वो ये है कि वो 4 बजे एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। उनकी फ़्लाइट जो है 4 बजे है और उसके बाद उनको सीधे तौर पे सिक्योरिटी में ही लाया जाएगा घर तक, जो उन्हें इजाज़त है। कोई उन्हें तबसरा करने की पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। उसके बाद जो कहा गया है उन्हें वो रिपोर्ट सौंप देंगे। जिस तरह सीताराम येचूरी को इजाज़त दी गई थी, तो कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि वो मीडिया के साथ किसी तरह की इंटरेक्शन करें। जी बिल्कुल शबीर, और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि मीरवाइज उमर फारूक और दीगर जो मेन स्ट्रीम 2 लीडरान हैं उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया है, इस मुतालिक आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, आप रिपीट करिए। शबीर, आपसे जानना चाहूंगी कि खबरें आ रही हैं कि मीरवाइज उमर फारूक और उनके अलावा दीगर कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम के लीडर हैं जिन्होंने साइन किया है एक बॉन्ड, जिसके तहत वो जो है फिर उसके तहत कि वो आगे आवाज ना उठा सके या फिर ऐसा कुछ जो है रिलीज होने के बाद 370 को लेकर कोई किसी तरह का मुद्दा ना उठे, इस तरह का कोई बॉन्ड साइन किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए मुनज़्ज़ा, यहाँ पे चेमगोइयाँ अफवाहें बहुत होती हैं, लेकिन इस तरह की कोई मुसद्दिक़ का इतला नहीं है कि किसी तरह का बॉन्ड साइन किया गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ तक मीरवाइज
मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह का कोई इस तरह का बॉन्ड साइन करेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि वो एक अलहदगी पसंद लीडर ही नहीं बल्कि वो एक मजहबी रहनुमा भी हैं यहाँ के, मीरवाइज है यहाँ के, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी तरह का बॉन्ड साइन करना। लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस तरह की कोई इतला नहीं है। जहाँ तक सियासी मेन स्ट्रीम लीडरों का ताल्लुक है उनके बारे में हमारे पास कोई इतलात नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो। ये फिलहाल एक चैमगोई है, एक अफवाह है। हमारे पास ऐसी कोई इतला फिलहाल नहीं है कि कोई ऐसा लीडर है जिसने कोई बॉन्ड साइन किया हो और फिर इस शर्त पे उसको छोड़ा जाए, यानी उसको रिहा किया जाए। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम लीडर, अगर कोई सीरियस पॉलिटिशियन हो, यानी जो सीरियसली सियासत में अपना नाम करना चाहता हो या आगे बढ़ना चाहता हो, वो इस तरह का बॉन्ड साइन नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बस एक मौका परस्ती के लिए या एक मौके के लिए सियासत को अपना करियर बनाते हैं, ऐसे लीडर हैं भी और ऐसे लोग साइन बॉन्ड्स दे सकते हैं रिहाई के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तस्दीक शुदा खबर नहीं है। सना। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी के बाद आज कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के 4 अजला का दौरा करेंगे। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू जाने की गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। अदालत में उन्होंने अपने अफराद खाना से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। गुलाम नबी आजाद अपने दौरे के दौरान किसी भी सियासी रैली में शिरकत नहीं कर पाएंगे। उन्हें दौरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद 3 मरतबा जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें श्रीनगर से ही वापस लौटना पड़ा था। फौजी सरबराह बिपिन रावत ने अपने गांव का दौरा किया। बिपिन रावत उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गांव थाटी से ताउन रखते हैं। गांव पहुंचते ही गांव में मौजूद उनके रिश्तेदारों ने उनका खैर मकदम किया और खुशी का इजहार किया। मैं आज आर्मी चीफ बिपिन रावत जी हैं और उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। वो हमारे गांव में आए हैं और अपना जो पैतृक मामा कोट है उनका वहां पे हैं। सर, आप थाती गांव में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों के बाद मुझे अवसर मिला वापस अपने गांव लौटने का। काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि गांव ज़रूर जाऊंगा और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज जिस तरीके से आप लोग ने स्वागत किया, इसके लिए हम बहुत धन्य हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि इन इलाकों में कुशलता हो, प्रगति हो, और वो तभी होगा अगर जो लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं वो वापस लौटना शुरू करें। मुख्यमंत्री से भी हमारी ये बातचीत होते रहती है कि इन इलाकों में अब काफ़ी हद तक प्रगति हो रही है, कार्रवाई चल रही है, सड़कें बन रही हैं। तो कोशिश यही है कि अब यहाँ पे अगर अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल जाएं, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलें, तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ पर उन्हें नौकरी करने का साधन मिलेगा। अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा अगर उन्हें प्रदान हो सके तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो सौंदर्य, जो कुशलता इन पहाड़ों में है वो कहीं नहीं है। ऐसे कुछ पुरानी बातें याद है सर जब आप यहाँ आए थे? मुझे सिर्फ इतना याद है कि माता जी का जन्म तो खैर यहीं हुआ था, इसी गांव में। मेरा जन्म देहरादून में हुआ था और उसी के पश्चात माता जी के साथ मैं गांव आया था नाना जी से मुलाकात करने के लिए। बहुत छोटा था, गोद में था उन दिनों में। उस समय की याददाश्त और सिर्फ फ़ोटो के जरिए मुझे है, बाकी याददाश्त नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद 2004-05 साल में 2004 और 5 में हम लोग यहाँ आए थे। उस समय एक मामा जी थे हमारे, ठाकुर वीरेंद्र पाल सिंह, वो वकील का काम करते थे उत्तरकाशी में, तो उनके साथ हम गांव आए थे। उसके बाद अब अवसर मिला है 2019 में, जब मेरे सेवानिवृत्त होने की समय नज़दीक आ रही है, तो मैंने कहा गांव जाके एक बार गांव के दर्शन, आप लोगों के दर्शन और यहाँ की जो हमारी गंगा मैया है उनका आशीर्वाद लेके मैं वापस लौटूं। बिपिन रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अब रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहेंगे और बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने हमसे बातचीत की। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, थाती गांव, उत्तरकाशी।
गोवा के पणजी में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई ऐलानात किए। खासतौर पर कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती काबिल जिक्र है। कोई भी मुराद न लेने वाली कंपनियों को अब 22% टैक्स देना होगा। सरचार्ज के बाद कंपनियों को 25.17% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। इसके अलावा कंपनियों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। Enhanced surcharge shall also not apply to capital gains arising on sale of any security, including derivatives, in the hands of foreign portfolio investors. To provide relief to listed companies which have already made a public announcement, I repeat, in order to provide relief to listed companies which have already made a public announcement of buyback before 5th July 2019, it is provided that tax on buyback of shares, it is provided that tax on buyback of shares in case of such companies shall not be charged. अयोध्या मामले में 28वें दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पीर को कोर्ट समाअत के लिए मजीद 1 घंटा ज्यादा देगा। आज की समाअत में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बाबर नामे के हवाले से दलीलें पेश की। राजीव धवन ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। मुस्लिम फरीक के दूसरे वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि 1855 से पहले किसी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस बोबेरा के इस सवाल पर कि कदीम मस्जिद में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिलता है, मुस्लिम फरीक के वकील धवन ने कहा कि इमारत बनाने वाले कारीगर अक्सर हिंदू हुआ करते थे, इस वजह से वो अपने तौर तरीके से नक्शो निगारी करते थे। तामीर का काम शुरू होने से पहले पूजा भी करते थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सियासी जमातें चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। आज मुंबई में बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस की मीटिंग का दौर रहा है। पार्टियां अपनी हिकमत अमली को हतमी रूप देने के लिए सर जोड़कर बैठी हुई हैं। बीजेपी की मीटिंग पार्टी दफ्तर में चल रही है। मीटिंग में रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल, भूपेंद्र यादव और आशीष शेलर समेत कई लीडर मौजूद हैं। इंतखाबी तशहीर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। उधर एमएनएस की भी मीटिंग चल रही है। असेंबली इंतखाबात में पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं, इस मुद्दे पर माथापच्ची की जा रही है। शिवसेना की भी मीटिंग आज हो रही है। शिवसेना की मीटिंग में इत्तेहाद और सीट शेयरिंग पर गौर-ख्वाज किया जा रहा है। ख्याल रहे कि पार्टी ने सीट शेयरिंग के लिए 50-50 का फॉर्मूला दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि अगर बराबर की सीटें नहीं मिली तो बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। उधर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आज जारी कर सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है तमाम पार्टियां महाराष्ट्र असेंबली को लेकर के महाराष्ट्र में मीटिंगें जारी है, तो क्या कुछ आपको अपडेट मिल पा रहे हैं? कांग्रेस मीटिंग कर रही है, कांग्रेस फहरिस्त जारी कर सकती है, साथ साथ बीजेपी की मीटिंग जारी है, शिवसेना भी गौर-ख्वाज कर रही है, तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है जल्द हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। हर पार्टी जो है अपने अपने मंत्रियों के साथ, अपने अपने उम्मीदवारों के साथ, अपने अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम आइए हम जानते हैं उनसे कि किस प्रकार की बैठकें चल रही है। वसीम, शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे की बैठक चल रही है, क्या है इस बैठक का एजेंडा? देखिए, ये जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, खास करके शिवसेना के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीजेपी के साथ उनके रिलेशंस है, उन्हें देखते हुए शिवसेना कहीं न कहीं अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 50-50 के फॉर्मूले पे अब तक चर्चा बात नहीं बन पा रही है दोनों नेताओं के साथ। तो जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके मंत्रीगण, पदाधिकारी, विभाग अध्यक्ष और सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। उनके साथ चर्चा की जा रही है कि किस तरह से अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस दौरान कौन कौन से मुद्दे हैं
हैं जिसे लेकर वो चुनावी माहौल पे जा सकते हैं, किस तरह से उन्होंने अब तक पूरी जमीन तैयार करनी थी शिवसेना को चुनाव लड़ने के लिए, वो पूरी हो चुकी है या नहीं है, जो लिस्ट थी वो तैयार हो चुकी नहीं। तो ऐसे कई अहम मुद्दे हैं कि अगर गठबंधन होता है तो किस तरह चुनाव लड़ना है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्योंकि दो खेमा साफ तौर पर शिवसेना में दिखाई दे रहा है। एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, नहीं तो उन्हें काफी नुकसान होगा। तो एक खेमा ऐसा भी है जो ये चाहता है कि शिवसेना अपने बल पे लड़े, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनकी भी ताकत बढ़ी है। तो जब तक उन्हें सम्मानजनक जो सीट शेयरिंग है वो नहीं मिलती है, यानी कि 50-50 के फॉर्मूले में नहीं मिलती है, तो ये गठबंधन होना मुश्किल है। तो इन सभी पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ वसीम, बीजेपी व्यवस्थापन कमेटी की भी बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन कौन से नेता मौजूद हैं और क्या है इस बैठक का एजेंडा? देखिए, बीजेपी की ये बैठक सबसे अहम बैठक है, क्योंकि इसी बैठक में ये डिसाइड होगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जनता के सामने लेके जाना है, किस तरह से प्रचार करना है, क्योंकि 22 तारीख को अमित शाह मुंबई में आने वाले हैं। इसे देखते हुए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी बाकायदा इस बात पे चर्चा करेगी कौन से मुद्दे हैं, कौन से इलाके के अनुसार बनाए गए। यही वजह है कि हर फील्ड विंग के हो या फिर कामगार अघाड़ी के लोग हैं, अलग अलग जो विंग के लोग हैं, उन सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। उनकी समस्याएं पूछी जाएगी, उनके इलाके की समस्याएं पूछी जाएगी, उसी के आधार पर एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट में किस तरह से चेंजेस करने हैं वो आखिरी दौर पे देखा जाएगा। फिलहाल इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल मौजूद है, भूपेंद्र यादव मौजूद है, विजय पुराणिक मौजूद है, आशीष शेलार मौजूद है, कई और भी पदाधिकारी है वो मौजूद है और चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का मैनिफेस्टो हो, किस तरह के प्रचार के मुद्दे हो, जनता के सामने विकास के कौन से मुद्दे वो लेके जाया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि चुनावी माहौल बड़ा है, पार्टी में उनके भी काफी लोग आए हैं, तो क्या इस दौरान पार्टी की जो अकेले लड़ने की जो क्षमता है वो अब बढ़ी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनल सर्वे की थी, उस दौरान इस तरह की जो रिपोर्ट आई थी कि अकेले बहुमत पे भी बीजेपी आ सकती है। तो इसे भी लेकर चर्चा की जाएगी कि आपने जो सहयोगी पार्टी है शिवसेना के साथ किस तरह से चर्चा करना है, या जो दूसरी उनकी पार्टी है समाजवादी रसप पार्टी महादेव जानकर, उन्हें किस तरह की सीटें देना है। तो उनकी जो सहयोगी पार्टी है उन्हें लेकर भी चर्चा की जा रही है और उन्हें भी इसी तरह के मैनिफेस्टो में किस तरह से उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा, इस सभी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जी वसीम, मनसे को लेकर भी एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मनसे ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा था। क्या विधानसभा चुनाव में मनसे की रणनीति किस प्रकार होगी? क्या वो अपने लोगों को चुनाव में उतारेंगे या नहीं? देखिए, ये काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि आज राज ठाकरे जो फैसला लेते हैं इसी के आधार पे पूरी राजनीति का जो समीकरण है वो बदल जाएगा महाराष्ट्र में। इसकी वजह यह है कि राजनेता के तौर पर राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पकड़ बनाई है, खास करके मराठी लोगों में। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बैठक ली थी, उस बैठक में भी विभाग प्रमुख थे, आज की बैठक में भी विभाग प्रमुख है। उनसे चर्चा की जा रही है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में शामिल होना है या नहीं होना है। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस वक्त पार्टी की ताकत इतनी बेहतर नहीं है तो नहीं शामिल होते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम इसमें शामिल होंगे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो राज ठाकरे को बाकायदा एक बड़ी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उनके सामने शिवसेना बीजेपी एक बड़ी चुनौती बन करके आ रही है। और जिस तरह से मराठी वोट है वो उन वोटों पे किस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। अगर राज ठाकरे आज बड़ा फैसला लेते हैं, अगर वो चुनाव लड़ने की शामिल होते, क्योंकि चुनाव आयोग की उस दिन बैठक हुई थी, उस बैठक में भी मनसे के किसी भी पदाधिकारी या नेतागण उस बैठक में नहीं पहुंचा था। उसके बाद अंदाजा लगाया था कि हो सकता है शायद राज ठाकरे इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा महाराष्ट्र में। बीजेपी शिवसेना के वोटों पे भी काफी डैमेज हो सकता है, मराठी वोटों को मनसे की तरफ से। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेके माथापच्ची चल रही है बीजेपी शिवसेना के बीच, वहीं दूसरी तरफ जो है मनसे को लेकर संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। इसी बीच ये भी खबर है कि आज शाम तक कांग्रेस जो है अपने 50 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी की बात करें तो दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि उन्हें चुनावी मैदान में किस तरह से जाना है। 125 सीटों को लेकर बंटवारा भी हो चुका है, बाकी की जो सीटें उनकी सहयोगी पार्टी को दी गई है। और शरद पवार ने एक सभा में बाकायदा बीट के 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी। आज जो काफी अहम इसलिए है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर जो शहरी इलाके हैं उन इलाकों के बड़े नामों की घोषणा की जा सकती है। इसमें अशोक चौहान का नाम है, पंडित शिंदे का नाम है, नसीम खान है, जो सिटिंग आमदार हैं उन सभी विधायकों की लिस्ट यहाँ पे जारी की जाती है। ये 50 नाम की घोषणा के बाद बाकी के नामों पर चर्चा की जाएगी। अभी भी कई 1-2 जगह ऐसी हैं जो उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ चर्चा नहीं हो पाई है, तो उन पर अभी वक्त लग सकता है। लेकिन फिलहाल
आज शाम तक कांग्रेस की एक बड़ी लिस्ट जारी होगी जिसमें बड़े नेताओं के नाम शामिल होंगे। बिल्कुल, यानी आज की जो बैठकों का दौर है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 22 तारीख को अमित शाह मुंबई आ रहे हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने, और उसी समय उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले जब इन दोनों पार्टियों में युति हुई थी, उस समय भी मध्यस्थता अमित शाह ने की थी, मातोश्री में बैठक हुई थी तीनों नेताओं के बीच, तभी जाकर जो है लोकसभा चुनाव में इसकी युति हुई थी। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 22 तारीख को जब अमित शाह मुंबई में होंगे तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी, और आज जो बैठक में फैसला अपने मंत्रीगण के साथ, अपने बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे लेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी जो बैठक कर रही है उसमें किस तरह का डेटा बनाती है, ये दोनों ही पार्टियां जो है अपने डेटा को जो है अमित शाह के सामने रखेंगे, और शायद उस समय युति पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, आपका और वसीम आपका भी बेहद शुक्रिया। आंध्र प्रदेश के जिला मशक्की गोदावरी में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। मिनी वैन और ट्रक के दरमियान हुए तसादुम में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। महलकीन में 3 मर्द, 1 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। ये तमाम अफराद विशाखापट्टनम से तिरुपति जा रहे थे। इस दौरान मशक्की गोदावरी में हादसा पेश आया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में जख्मी अफराद को एलूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने मिनी वैन को टक्कर दे दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। जम्मू कश्मीर की आसफा मुबीन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आसफा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने शौहर मुबीन को लेकर अर्जी दाखिल की थी। आसफा का कहना है कि उसके ताजुर शौहर को कश्मीर में हिरासत में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई कि वहां पर बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, लेकिन उनको कोई सुख और सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनाक्षी गांगुली जो याचिका करता है उनसे सवाल किया था कि बेहतर होगा कि आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच करें, लेकिन इनाक्षी गांगुली की तरफ से कहा गया कि 370 हटाए जाने के बाद आम आदमी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। इस पर उन्होंने ये कहा था कि अगर स्थिति ऐसी है तो बहुत ही गंभीर विषय है, और इस बाबत उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट भी तलब की थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें वो रिपोर्ट मिल गई है, और जो आरोप आप लगा रही थी कि एक आम आदमी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, वो आरोप निराधार है। तमाम जो लोग हैं वो वहां पर हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से ये कहा कि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर जस्टिस जुबनाई बोर्ड से इस बाबत एक रिपोर्ट मांगी है। 2 हफ्ते में वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक आम आदमी अप्रोच नहीं कर सकता, उस आरोपों को आज मुख्य न्यायाधीश ने सिरे से खारिज किया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस्मत रेजी केस में एसआईटी ने साबिक वजीर चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मयानंद को एसआईटी ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है। चिन्मयानंद को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों कानून की तालिबा का दफा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था। उसके बाद से ही मुतासरा चिन्मयानंद के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। मुतासरा ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में खुदकुशी की भी धमकी दी थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।